हेलो साथियों। आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आए हुए हैं। पुराने हैं लेकिन बहुत काम के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डर अर्थात डीबीआर में रिकॉर्ड वार्ता को साक्ष्य ग्राह्य संबंधी मार्गदर्शन और दिशा निर्देश, इन तीनों जजमेंट को मिला करके कुछ पॉइंट तैयार किए गए हैं जो सभी में कॉमन है, जिनका पालन किया जाना चाहिए, जिनका पालन होना चाहिए, या इन जजमेंट में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके आधार पर ग्राह्यता निर्धारित होगी कि कोई डीबीआर यानी डिजिटल एविडेंस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता ग्राह्य है या नहीं, और ग्राह्य होगी तो और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। ये सारी की सारी चीज़ें इन पॉइंटों पर हम आपको इन तीनों जजमेंट के आधार पर हम बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि मनुष्य के हस्तक्षेप से और मनुष्य के हस्तक्षेप के बिना ऐसे डिजिटल एविडेंस जो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं, जिनमें मनुष्य का हस्तक्षेप नहीं रहता है, उनकी विश्वसनीयता अधिक रहती है, और जिनमें मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है डिजिटल एविडेंस में, उनमें विश्वसनीयता कम रहती है, छेड़छाड़ की संभावना बनी रहती है। साथियों, सीसीटीवी फुटेज हुआ। सीसीटीवी फुटेज यानी सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद मनुष्य का काम ना तो रिकॉर्डिंग करना है, ना ही किसी प्रकार की मेंटेन करना। वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता जाता है, स्टोर होता जाता है। 1 महीना कैपेसिटी वाला है, 15 दिन वाला है, 15 दिन का जैसे ही धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा, ऑटोमेटिक आगे का बढ़ता जाएगा, वो होता रहता है, उसमें इंटरफेयर नहीं रहता है मानव का, तो उसकी विश्वसनीयता अधिक रहती है। इसी प्रकार सीडीआर में भी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भाई वो भी ऑटोमेटिक जनरेट होती है। आप एक टावर से बात करते हुए दूसरे टावर पर जाएंगे, जनरेट हो जाएगा। आप एक टावर में खड़े होकर बात कर रहे हैं एक टावर रेंज में, ये भी जनरेट हो जाएगा। आपने कितने बजे, कितने मिनट, कितने सेकंड बात की, ये सारी की सारी कंडीशंस जनरेट हो जाएंगी। मैसेज आया, क्या हुआ, ये सारी की सारी चीजें उसमें जनरेट हो जाएंगी। किस किस नंबर पे बात की, उनका कैब डिटेल क्या है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इन पर विश्वसनीयता ज्यादा रहती है। लेकिन जो एविडेंस, डिजिटल एविडेंस जो मनुष्य के हस्तक्षेप से तैयार होते हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग अर्थात डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग में वार्ता रिकॉर्ड करना, ये कोई ना कोई मनुष्य इस डिवाइस का उपयोग करेगा, लेके जाएगा, चालू करेगा बटन, बंद करेगा बटन, कैमरा चालू करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा, बंद करेगा, तो इनमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है। इतने ऐप्स आ गए हैं जिनमें बैकग्राउंड वॉइस चेंज किया जा सकता है, एडिटिंग की जा सकती है, डिलीटिंग की जा सकती है, उसके बाद क्रिएटेड और मॉडिफाइड डेट, एक्सेस डेट को भी चेंज किया जा सकता है। ऐसे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, तो इनमें छेड़छाड़ की संभावना रहती है जिनमें कि मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है। तो साथियों, 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो हम लेकर के आए हुए हैं। पहला है आर.एम. मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, निर्णय 22/9/1972, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रिजमोहन रामदास मेहरा, निर्णय 25 अप्रैल 1975, माननीय सुप्रीम कोर्ट। राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह, निर्णय 7 अगस्त 1985, माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त तीनों न्याय दृष्टांतों में प्रतिपादित दिशा निर्देश जो हैं वो हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहला है, बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति अथवा आवाज पहचान वाले व्यक्तियों अथवा अन्य साक्ष्य द्वारा समुचित रूप से स्थापित की जानी चाहिए। जहां संबंधित व्यक्ति अपनी आवाज होने से इनकार करता है, वहां बातचीत में उसकी आवाज में होना कठोर साक्ष्य द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यथित यानी पीड़ित व्यक्ति द्वारा, यानी जो रिकॉर्ड कर रहा है, जो व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है, शिकायतकर्ता द्वारा बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति, पीड़ित, व्यथित, शिकायतकर्ता, कंप्लेनर द्वारा, अथवा आवाज पहचानने वाले व्यक्तियों अथवा आवाज पहचानने वाले व्यक्ति जो उस व्यक्ति की आवाज पहचानते हो, उनसे पहचान करवाई जाए। अन्य साक्ष्य द्वारा समुचित रूप से स्थापित की जानी चाहिए। मतलब इस प्रकार स्थापित की जाए जिसमें कि अगर अभियुक्त अपनी आवाज होने से इंकार करता है तो वहां बातचीत में उसकी आवाज है, इस संबंध में कठोर साक्ष्य द्वारा प्रमाणित की जा सके या की जानी चाहिए। तो उसके लिए पहला क्या है, पहचान, आवाज की पहचान। स्वयं
जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके द्वारा, और प्लस उस आवाज को, उस व्यक्ति की आवाज को पहचानने वाले व्यक्तियों के द्वारा भी। नंबर दूसरा, टेप रिकॉर्डेड अभिकथन की परिशुद्धता उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति द्वारा संतोषजनक प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। टेप रिकॉर्डेड अभिकथन की परिशुद्धता, जिसमें रिकॉर्डिंग की गई है उसकी शुद्धता, सही था, उसमें पहले से कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, और उसकी सीलबंद सही हालत में की गई थी, मतलब इस प्रकार की ऐसी चीजें जिसमें कि उसकी परिशुद्धता बनी रहे। परिशुद्धता उसे रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति द्वारा संतोषजनक प्रत्यक्ष अथवा परिस्थितिजनक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। जो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा कि हाँ, उसने सही तरीके से ले जा करके उसी टाइम में रिकॉर्डिंग की थी और फिर बटन बंद किया था। ये सारी चीजें होनी चाहिए। नंबर तीसरा, टेप रिकॉर्डेड अभिकथन में छेड़छाड़ अथवा परिवर्तन की प्रत्येक संभावनाओं को समाप्त करना प्रमाणित किया जाना चाहिए। देखिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रश्न खत्म होना चाहिए कि उसमें छेड़छाड़ की गई है। उसके लिए जरूरी है, अभी बहुत से करंट में जो जजमेंट आए हुए हैं हमने आपको बताए भी हैं पिछले वीडियो में, तो उन जजमेंटों में कहा गया है कि क्लोन तैयार किया जाना चाहिए। मूल तो रहे लेकिन क्लोन भी होना चाहिए, हैश वैल्यू जनरेट होना चाहिए। पी गोपाल कृष्णन का निर्णय, तरुण त्यागी का निर्णय हुआ। तो ऐसे बहुत से निर्णय हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि उस टेप रिकॉर्डर की में छेड़छाड़ नहीं की गई, इसकी जांच होनी चाहिए। इस संबंध में भी बहुत से जजमेंट हैं कि डीबीआर को जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, डीबीआर का क्लोन तैयार किया जाना चाहिए, डीबीआर की हैश वैल्यू जनरेट की जानी चाहिए, उसके बाद सीडी तैयार होनी चाहिए। बहुत से जजमेंट ऐसे हैं। एक जजमेंट हमने आपको पहले भी बताया है, कुंदन सिंह करके, जिसमें स्पष्ट किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा कि 65 भी जो प्रमाण पत्र है, डीबीआर के अंदर जो अंतर वस्तु है उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं है। 65 भी प्रमाण पत्र एफएसएल जांच या एफएसएल रिपोर्ट की कमी को दूर नहीं करता है। 65 भी प्रमाण पत्र से यह चीज नहीं सामने आती कि इसमें एडिटिंग टेम्परिंग नहीं होगी, इसके लिए जरूरी है उसकी जांच। तो जहां यह प्रश्न उठता है छेड़छाड़ी वाला, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सीएफएसएल भेज करके डीबीआर का क्लोन तैयार किया जाए, मिरर कॉपी तैयार की जाए उसकी बिट बाय बिट, और उसके बाद सीडी बने। सीडी जब तैयार की जाएगी क्लोन सीडी, तो उसके लिए टूल किट्स का यूज होगा, हैश वैल्यू निकाली जाएगी, ओरिजिनल का और सीडी से मिलान होगा, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह ना उठे। चौथा क्या है, टेप रिकॉर्डेड अभिकथन साक्ष्य नियम के प्रावधानों के अनुसार मामले से सुसंगत होना चाहिए। एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 63 का अनुपालन आवश्यक है, और 65 भी सब क्लॉज 4, 65 भी सब क्लॉज 2 का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो जिन साथियों ने हमारा पहला का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लें। नंबर 5, टेप रिकॉर्डेड कैसेट सावधानी पूर्वक सीलबंद कर सुरक्षित अथवा कार्यलीन अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रहता है डिजिटल एविडेंस का प्रिजर्वेशन। डिजिटल एविडेंस का प्रिजर्वेशन सही तरीके से ना होने पर और सही टेम्परेचर में न रखने पर उसकी स्थिति में चेंजेस आ सकते हैं। अगर प्रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं हुआ है तो छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। तो साथियों, ये पॉइंट नंबर 5 हुआ। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देनी चाहिए तथा अन्य ध्वनि एवं विघ्न के कारण विकृत नहीं होना चाहिए। बातचीत जो हो रही है स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, अस्पष्ट बातचीत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए, इस प्रकार से बातचीत हो जो कि स्पष्ट होनी चाहिए। तो साथियों, ये कुछ पॉइंट थे जो इन तीनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट RM मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य,
जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी बनाम ब्रजमोहन रामदास मेहरा, राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह बनाम राम सिंह वर्सेस कर्नल राम सिंह के मामले में आए हैं, वो हमने आपको बताए हैं। ऑडियो टेप रिकॉर्डर अब बीते जमाने के गैजेट हो चुके हैं, उनके स्थान पर अब डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ने ले लिया है। उनका स्थान किसने ले लिया है? डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर ने। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर क्या ले चुके हैं? स्थान ले चुके हैं। कॉल इंटरसेप्शन भी अब आधुनिक संचार मशीनरी पर किया जाता है। कॉल इंटरसेप्शन यानी मोबाइल की कॉल को सर्वलाइंस में रख करके रिकॉर्ड करना, वो भी आधुनिक संचार मशीनरी पर किया जाता है। अर्थात दोनों ही उपकरण कंप्यूटर के समान हैं। ये दोनों ही उपकरण किसके समान है? कंप्यूटर के समान है। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और इंटरसेप्शन, कॉल इंटरसेप्शन वाली मशीन, इनके द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत ऑडियो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट 2000 की धारा 21N के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21N के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानी जाएगी। स्वाभाविक रूप से मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर अथवा कॉल इंटरसेप्शन करने वाला उपकरण होगा। स्वाभाविक रूप से मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मूल इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी, मूल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर अथवा कॉल इंटरसेप्शन करने वाला उपकरण होगा। कतिपय मामले में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर तो साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु कॉल इंटरसेप्शन करने वाला उपकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना अव्यवहारिक होगा। अतः इन मामलों में बातचीत की रिकॉर्डिंग मूल के आउटपुट के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जो CD, DVD, पेन ड्राइव अथवा फ्लैश ड्राइव में हो सकती है। सर्वप्रथम यहां यह समझना आवश्यक है कि यदि न्यायालय में ऑडियो रिकॉर्डिंग का आउटपुट प्रस्तुत किया जाता है तो इसके साथ धारा 65B 4 की सब क्लॉज 4 की अपेक्षा अनुसार प्रमाण पत्र संलग्न करना इसे साक्ष्य में ग्राह्य बनाने के लिए अनिवार्य होगा। दूसरी ओर टेप रिकॉर्ड की गई बातचीत की भांति यहां भी ऑडियो में बातचीत करने वाले व्यक्ति की आवाज होना प्रत्यक्ष साक्ष्य से स्थापित करना होगा। यहां भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता एवं विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए लागू होंगे और इन पर अपना मामला आधारित करने वाले पक्ष को इन्हें स्थापित करना होगा। इसके साथ साथ लेखबद्ध करते समय यदि ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुलिपि न्यायालय में उपलब्ध होगी तो न्यायालय उचित रूप से साक्ष्य लेखबद्ध कर सकेंगे। अतः वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुलिपि भी न्यायालय में प्रस्तुत की जानी चाहिए। न्यायाधिष्ठान के बेलूस्वामी में अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन में सिविल वाद में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य में ग्राह्य की गई थी। इसी प्रकार शमशेर सिंह वर्मा के मामले में पॉक्सो अधिनियम के आरोप के विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में अभियुक्त्री के माता पिता तथा अपने पुत्र के मध्य की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे सुसंगत एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए ग्राह्य करने का निर्देश दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधीश संजय सिंह रामराव चौहान के मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या बातचीत रिकॉर्डिंग की अनुलिपि तथा साक्ष्य में ग्राह्य की जा सकती है जब मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग ही सुनने योग्य न हो। इस मामले में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा अभिमत दिया गया था कि सुसंगत रिकॉर्डिंग सुनने योग्य नहीं है। किस मामले में? संजय सिंह रामराव चौहान वाले मामले में। इसलिए उसे स्पेक्ट्रोग्राफिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजा गया था, जबकि अभियोजन द्वारा पंच साक्षियों के समक्ष ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुलिपि व अनुवाद तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग की उपलब्धता के अभाव में उसकी अनुलिपि को साक्ष्य में स्वीकार करने से इंकार कर दिया, यानी प्राइमरी मूल के अभाव में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से इंकार कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अब निर्धारित किया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के दो मुख्य घटक होते हैं, स्रोत एवं प्रामाणिकता। जहां मूल ऑडियो रिकॉर्डिंग का स्रोत ही उपलब्ध नहीं है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में विश्लेषण द्वारा उसकी प्रामाणिकता स्थापित नहीं हुए, वहां इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, ये कुछ जजमेंट थे जो हमने आपको बताए हैं। जहां प्राइमरी मूल नहीं है वहां पर विश्वास नहीं किया जाएगा उसकी अनुलिपि पर। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।